प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यानमाला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम रीतिकाल के ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और पूर्व में भी हमने रीतिकाल की जो विविध काव्य धाराएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा की है। आज हम रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अर्थात रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। भक्ति काल के विशाल सांस्कृतिक लोक जागरण के पश्चात हिंदी साहित्य में जिस काल का उदय हुआ है उसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अन्य विद्वानों ने मुख्यतः उसे रीतिकाल का नाम दिया है। रीतिकाल का साहित्य हिंदी साहित्य में एक प्रकार से नवीन प्रकार का साहित्य है, अलग तरह का साहित्य है। इस साहित्य में परलोक तथा मोक्ष की चिंता नहीं है, जैसे कि भक्ति काल में मोक्ष की चिंता करते थे या भक्ति अनेक प्रकार से करते हुए उसमें भौतिकता के बजाय आध्यात्मिकता का पुट अधिक रहा है। लेकिन रीतिकाल में परलोक तथा मोक्ष की चिंता नहीं है, जीवन के प्रति नितांत भौतिक दृष्टिकोण को अपनाया गया, अर्थात यथार्थ जीवन जो भौतिक जीवन है उसको ध्यान में रखा गया है। अपने शुद्ध रूप में रीति कविता न तो धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम थी और न ही सामाजिक सुधार की प्रचारिका थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों चीजें थी, भक्ति का माध्यम नहीं थी और ना ही कोई समाज सुधार की बात होती थी, जैसे कि कबीर और तुलसी में हम लोग देखते हैं भक्ति काल के दौरान यहाँ कोई समाज सुधार का प्रचार नहीं किया गया। इस काल के साहित्य का अपना ही महत्व था, एक अलग तरह का महत्व। किस तरह का था? हिंदी के रीतिकाल का साहित्य जनपद का साहित्य न होकर राजपद का साहित्य है। इसका अभिप्राय यही है कि ये जन साहित्य न होकर राज साहित्य है, राज दरबारी साहित्य है। इस साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां इस प्रकार से हम उनकी चर्चा करेंगे, उनके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। रीतिकाल के साहित्य पर जब हम दृष्टिपात करते हैं और इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो दिखाई देती हैं। और उनमें सर्वप्रथम हमें जो नंबर 1 पर विशेषता है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। रीति निरूपण अर्थात लक्षण ग्रंथों का निर्माण, कि इस साहित्य में अर्थात रीतिकाल का जो साहित्य है इसमें एक बंधी बंधाई परिपाटी या रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ है। जैसे कि हमने रीतिकाल की काव्यधारा, जो प्रथम काव्यधारा है रीतिबद्ध काव्यधारा, उसके अंतर्गत ये माना गया था कि आचार्य कवि हुए हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के काव्य शास्त्रीय लक्षणों की या ग्रंथों की रचना की। इससे अभिप्राय यही है कि जैसे अलंकार सिद्धांत है, रस सिद्धांत है, वक्रोक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, इस प्रकार से हमें लगता है कि सिद्धांतिक ग्रंथों की रचना की गई है और जिसमें जिन्होंने सिद्धांतों की रचना की वो आचार्य कहलाए, आचार्य कवि कहलाए। और ये जो प्रवृत्ति है ये मुख्यतः बहुत प्रमुख प्रवृत्ति है, इसी के कारण इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा था। नंबर 2 सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत आती है श्रृंगारी भाव की प्रधानता। देखो, संपूर्ण रीतिकाल में जब हम उसकी कविता पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ श्रृंगार की प्रधानता, जैसे रसों में श्रृंगार रस बहुत प्रमुख रस माना जाता है और रसों के क्षेत्र में इस काल के दौरान श्रृंगार की व्यापक रूप से चर्चा हुई, व्यापक रूप से उसका चित्रण हुआ है। और श्रृंगार के भी जो दोनों पक्ष हैं, संयोग और वियोग, उसमें भी हम जब देखते हैं तो दोनों पक्षों का चित्रण हुआ, लेकिन मुख्यतः संयोग चित्रण अधिक हमें दिखाई देता है। जैसे एक जगह कहते हैं, हम सखी दो ऐसे फिसले, वो भय ऊपर मैं भय नीचे, एक सेज है, सुराई है, सुरा और प्याला है।
सुबाला है, दुसाला है, विशाल चित्रशाला। ये जो पंक्तियां हैं, ये जैसे संपूर्ण रीतिकाल के ऊपर चरितार्थ होती हुई दिखाई देती हैं। काम झूले उर्मे, रोजनी में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियन में। और एक पंक्ति पद्माकर की है, छलिया छबीलो छैल छाती छुए चलो गयो। तो इस तरह से जो इन कवियों की जो काव्य पंक्तियां हैं या इनकी जो कवित्व है, उसमें प्रमुखतः हमें श्रृंगार का भाव लक्षित होता है, उसकी प्रधानता हमें दिखाई देती है। तीसरी जो प्रवृत्ति है वो अलंकरण की प्रवृत्ति है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं अलंकारिकता है। रीतिकाल के कवियों में विशेष रूप से कविता का श्रृंगार करने पर बल दिखाई देता है कि किस प्रकार से वो कविता में गुण, दोष, रस इस तरह और अलंकृत करने की एक अलग तरह की विशेष प्रवृत्ति लक्षित होती है। एक जगह केशवदास स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सबरण सरस सुवृत भूषण बिनून विराजय कविता बनीता में। अब देखिए कि चाहे कितने ही सुंदर भाव हों, कितने सुंदर शब्द हों, लेकिन बिना सजावट के, बिना आभूषण के, बिना अलंकरण के कविता सुंदर दिखाई नहीं देती। अर्थात ये उनके मन में बैठा हुआ है, उनके मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि किस प्रकार से कवित्व को कलात्मक रूप दे करके उसके सौंदर्य को निखारा जाता है। तो यहाँ हमें अलंकरण की प्रवृत्ति इन कवियों की कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब देखिए चौथी जो विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि श्रृंगारिक भक्ति। अब देखिए पहले हमने कहा कि भक्ति का वो रूप नहीं है जो भक्ति काल में था, लेकिन श्रृंगार की प्रधानता है, लेकिन इनकी जो श्रृंगारिकता है उसमें भक्ति दिखाई देती है। जैसे बिहारी राधा की भक्ति करते हैं, कृष्ण के ऊपर भी भक्ति के उनके पद हैं, लेकिन उनमें भी भक्ति भाव में भी कहीं न कहीं अपने इष्ट देव के प्रति श्रृंगारिक भाव हमें दिखाई देता है। इसमें उदाहरण स्वरूप हम एक बिहारी का दोहा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यह बड़ा ही सुंदर जो उर्वशी का एक तरह से उर्वशी है और एक उर्वशी हृदय में बसी हुई है और एक उर्वशी अर्थात जो अप्सरा के समान है। तो किस तरह से एक श्रृंगारिकता यानी भक्ति में भी श्रृंगारिक भाव हमें यहाँ दिखाई देता है। भक्ति लोक नीति का चित्रण और भक्ति नीति है। देखिए अगली जो विशेषता है यानी पांचवी जो विशेषता इस काव्य की वो है नीति प्रकृति। हमें उनकी कविता में, उनके पदों में, उनके दोहों में नीतिपरक उक्तियां भी दिखाई देती हैं। यानी भक्ति एवं लोक नीति का चित्रण है, भक्ति और नीति भी है। जैसे एक जगह पर बिहारी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो यहाँ हमें लगता है कि इस प्रकार से नीतिपरकता या नीति के संबंध में भी इस कविता के अंदर भाव दिखाई देते हैं, उनकी उक्तियां दिखाई देती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें अगली यानी छठे नंबर पर आती हैं वीर रस की ओजस्वी प्रवृत्ति। देखिए यह श्रृंगार की प्रधानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कविता में हमें वीर रस भी हमें दिखाई देता है और विशेष रूप से हमें भूषण में दिखाई देता है। जो कवि छत्रपति महाराज शिवाजी के दरबारी कवि रहे हैं, उन्होंने उनकी वीरता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भूषण की जो कविता है उसमें ओजपूर्ण कविता दिखाई देती है। एक जगह कहते हैं, भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी है जाकी मत जोट में, ताव दे दे मुच्छण कंगूरन पे पाव दे दे, अरे मुख घाव दे दे कूदी पे कोट में। अब देखिए किस तरह से युद्ध का एक सुंदर वर्णन किया है भूषण ने। और एक जगह कहते पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर,
तेरी वर्दी ने बर छीने हैं खलन के। किस तरह से शिवाजी की जो वीरता है, भूषण यहाँ उसका एक चित्रांकन करते हैं, एक बड़े ही शूरवीर के रूप में, एक शूरवीर योद्धा के रूप में उसका सुंदर चित्रण करते हैं। तो हमें यह लगता है कि वीर रस की ओजस्वी प्रवृत्ति भी रीतिकाल के कवियों में हमें स्पष्ट लक्षित होती है। सातवीं जो सामान्य प्रवृत्ति है या सामान्य विशेषता है, वो है नारी के प्रति दृष्टिकोण। अब देखिए कि क्योंकि इस काल का जो स्वरूप है वो भौतिकतावादी स्वरूप है, रस से भरा हुआ है, श्रृंगार से भरा हुआ है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में नारी न तो माता थी, न पुत्री थी, न मित्र थी, वह सिर्फ नायिका थी। रीति कवि 56 भोगों की तरह नायिकाओं की एक लंबी सूची देते हैं हमें, जैसे पोषित पति का, अभिसारिका, मुग्धा, नवोढ़ा, प्रोढ़ा। रीति कवियों ने नायिकाओं का जैसे लगता है बाजार खड़ा कर दिया है। नारी का वस्तुकरण करके उसे शोकेस में सजे जड़ाऊ हार की भांति प्रस्तुत करके अपने आकाओं की वाहवाही लूटी, क्योंकि ये सारे राजदरबारी कवि थे और ऐसे में श्रृंगार का उनकी मनोवृत्ति के आधार पर चित्रण करते थे। तो ऐसे लगता है जैसे कि वो एक नारी, क्योंकि सौंदर्य का जो माध्यम है वो नारी है, और ऐसे में नारी के सौंदर्य का उन्होंने भरपूर चित्रण किया है ताकि वो अपने आश्रयदाताओं की वाहवाही लूट सकें। इन्होंने नारी को भोग विलास का उपकरण मात्र बना दिया लगता है। यानी ऐसा लगता है इस काल के जो कवि हैं वो नारी को भोग वस्तु के रूप में देखते हैं। नारी शरीर के सौंदर्य सरोवर में जैसे गोते लगाते हैं, खाते हैं। ऐसा लगता है कि वासना ही उनके जीवन का खाना पीना एवं ओढ़ना बिछोना है। एक जगह वो कहते हैं, देव जैसे कहते हैं, कौन गने पुरवन नगर कामनी एके रीति, देखत हरे विवेक को चित हरे करी प्रीति, और मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखावनत नायिका। तो यहाँ नायिकाओं की जो एक तरह से वैरायटी है, एक तरह से जैसे एक अनेक तरह की नायिकाओं का जो विवरण दिया गया है और साथ ही किस प्रकार से उनके सौंदर्य का चित्रण किया है। तो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि रीति काल में नारियों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भक्ति काल से बिल्कुल अलग है। यहाँ यथार्थपरक और नारी का भोगपरक चित्रण इन कवियों ने किया है। अगली जो सामान्य विशेषता है या प्रवृत्ति है वो प्रकृति का चित्रण है, अर्थात 8वीं जो सामान्य प्रवृत्ति है उसकी वो प्रकृति चित्रण है। अब प्रकृति चित्रण देखिए कि इन कवियों ने दोनों रूपों में, जैसे प्रकृति का जब कवि कोई चित्रण करने लगता है तो वो आलंबन और उद्दीपन के रूप में करता है। तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि रीतिकाल के जो कवि हैं उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में दिखाई देता है। एक स्थान पर देखिए, दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियां। पावस ऋतु का वर्णन, धीर जलधर की सुनत धुनीधर की है, दर की सुहागिन की छो भरी छतिया, आई सुधी बर की ये में आनी घर की तू, मेरी प्राण प्यारी ये प्रीतम की बतियां, बीती ओधी आवन की लाल मन भावन की, द्रग भई बावन की सावन की रतियां। तो यहाँ विशेष रूप से ये सेनापति एक जगह पर ये जो पंक्तियां कहते हैं उनमें हमें दिखाई देता है कि उनका जो ऋतु वर्णन है, विशेष रूप से जैसे बसंत ऋतु का वर्णन है, सावन ऋतु का वर्णन है, पावस ऋतु का वर्णन है। तो ये इन ऋतुओं का जो वर्णन करते हैं वो भी ऐसा लगता है जैसे श्रृंगारिक वर्णन है। तो जब ये श्रृंगार का वर्णन करते हैं, ये श्रृंगारिक कविता का चित्रण करते हैं, तो उनमें प्रकृति का भी जैसे एक तरह का उद्दीपन रूप, आलंबन रूप ये स्पष्ट रूप से प्रकट होता हुआ हमें इनकी कविताओं में दिखाई देता है। और नंबर 9 उनकी जो सामान्य प्रवृत्ति है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये देखिए, मुख्यतः हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल के जो कवि हैं वो दरबारी कवि हैं, किसी न किसी राजा के, महाराजा के आश्रय में या किसी सम्राट के आश्रय में पलने वाले, वृत्ति पाने वाले हैं। तो ऐसे में उनकी जो कविता है उसमें
अपने आश्रयदाता की प्रसन्नता का भाव उन्हें दिखाई देता है। जैसे कहीं तो वो उनकी वीरता का वर्णन करते हैं, कहीं उनके सामने श्रृंगारिक चित्रण करके उनकी वाहवाही लूट रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से उनका श्रृंगारिक वर्णन भी है, अर्थात राजा एक बहुत ही श्रृंगारी रूप में दिखाई देता है, नायक के रूप में दिखाई देता है, और दूसरे रूप में एक वो जब वीरता का चित्रण करते हैं तो एक बहुत ही वीर पुरुष के रूप में भी उसका चित्रण करते हैं। कहने का भाव यही है कि इन किन प्रकार वो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा का भाव उनकी कविता में पूर्णतः लक्षित होता हुआ प्रतीत होता है। और जैसे एक जगह कहते हैं भवानी विलास, उनके नाम पर भी लिखा है राजा भवानी की, उसमें भवानी विलास, जगत विनोद, जहांगीर जस चंद्रिका, ऐसे काव्य ग्रंथ हैं जिनमें कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रसन्नता का पुट व्यक्त किया है। नंबर 10 में आती है वैयक्तिक अभिव्यंजना पद्धति। अब देखिए, एक ये विशेष बात है, वैयक्तिक अभिव्यंजना पद्धति का अभिप्राय है जैसे कि उन कवियों में जो व्यक्तिक अनुभूति थी उसकी अभिव्यंजना उनकी कविता में दिखाई देती है। जब वो श्रृंगारिकता की बात करते हैं, जब वो प्रकृति के चित्रण की बात करते हैं, तो जैसे हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी कविता में स्वयं को उतार करके स्वयं की भावानुभूति, जो व्यक्तिकता है उनकी, अपना जो चरित्र है वो व्यक्त करने की उनमें पद्धति दिखाई देती है। तो व्यक्तिक अभिव्यंजना की पद्धति भी उनके कविता में हमें दिखाई देती है। नंबर 11 जो उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं या रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्ति है, उसमें काम शास्त्रीय मनोविज्ञान चित्रण है। तो काम शास्त्रीय मनोविज्ञान चित्रण भी दिखाई देता है। एक उदाहरण के रूप में इसको समझा जाता है, बिहारी एक स्थान पर लिखते हैं, निसी जागी लागी हे प्रीति उमगत गान, उठी न सकत आलस वलिस सहज सलोने का। अब देखिए, यहाँ जो मनोविज्ञान है, मन में काम शास्त्रीय जो चेतना है उसका चित्रण भी हमें दिखाई देता है। किस प्रकार से उनका जो कवित्व है, किस तरह से भोग विलास की उन मानसिक प्रवृत्तियों में भी ढलता हुआ प्रतीत होता है। नंबर 12 पे आता है सामान्य विशेषताओं में स्वच्छंद प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति। अब देखिए, या इसको यूं कह सकते हैं मुक्त प्रेमानुभूति व्यक्ति। तो किस तरह से वे जो कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, चाहे वो देव हो, चाहे बिहारी हो, चाहे भूषण हो, चाहे घनानंद हो, चाहे आलम हो, बोधा हो, और विशेष रूप से ये जो सारे संपूर्ण जो श्रृंगारिक कवि हैं या श्रृंगार का या सौंदर्य का चित्रण करने वाले या नायिकाओं के संबंध में उनके भेद बताने वाले, यहाँ हमें ये लगता है कि ये पूरी तरह से स्वच्छंद होकर कविता करने वाले हैं, यानी मुक्त होकर के अपने प्रेमानुभक्ति करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यही है कि अपने प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो स्वच्छंद होकर के करते हैं। जैसे हमें घनानंद में अपने प्रेमिका सुजान के प्रति भी दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ एक स्थान पे कहते हैं, अति सूदो सने को मारक जहाँ नेको रसायनपन बांक नहीं। घनानंद जी एक जगह कहते, अति सूदो सने को मारक जहाँ नेको श्यानपन बांक नहीं, यहाँ साचे लगे तजी आपने पो झिझक कपटी जे निशान नहीं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई कोई प्रेम के मार्ग में कोई शानपन बांकपन नहीं होता, सीधा सीधा मार्ग होता, स्पष्ट रूप से कहने का होता है। या साचे चले तजी आपन को, अपनापन छोड़ करके बिना किसी झिझक के वो सीधे चलते चले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि रीतिकाल के जो कवि हैं उनमें मुक्त या स्वच्छंद प्रेमानु व्यक्ति दिखाई देती है, अभिव्यक्त कर देते हैं अपने प्रेम को सीधे सीधे सरल शब्दों में। नंबर 13 जो विशेषता है वो उनकी प्रतियोगिता की भावना है। अब देखिए, ये तो सभी तरह से है कि जो आचार्यता का भाव है, अर्थात रीतिबद्ध जो कवि हैं जिनमें आचार्य प्राप्त करने की एक स्पर्धा दिखाई देती है कि भाई कौन बड़ा कवि है, कौन बड़ा आचार्य है। तो उस तरह की भावना भी रीतिकाल के कवियों में प्रतीत होती है, यानी प्रतियोगिता स्पर्धा की भावना भी है। एक विशेषता हम यहाँ देखते हैं 14वें नंबर पर, जो सामान्य विशेषता है वो है स्वतंत्र चिंतन का भाव। अब देखिए, ये स्पष्ट रूप से लगता है कि वे
स्वतंत्र रूप से क्या सोच रहे हैं, उनका थोड़ा अभाव दिखाई देता है, क्योंकि राजाश्रय में रहते हुए कवि राजा के मनोभावों के अनुकूल ही कविता करेगा, तभी उसे राजवृत्ति मिलती है। तो जैसा राजा चाहता है, जिस तरह से उसका आका चाहता है, उस तरह की कविता का भाव उनमें है। और इसी से प्रेरित होकर के अगली जो विशेषता है, 15वीं विशेषता है इस काव्य की, वह प्राश्रयता की भावना, यानी दूसरे के शरण में, दूसरे के आश्रय में पलने की एक भावना उनमें दिखाई देती है। अब जैसे इस भावना के अंतर्गत हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि किसी राजा ने उसे निकाल दिया तो निराश्रित हो जाएगा। तो यहाँ लगता है कि उसके आश्रय में, दूसरे के आश्रय में पलने की जो भावना है, उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 16वें नंबर पर जो रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति या प्रमुख प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो आती है विविधमुखी साहित्य। अब देखिए, साहित्य विविध प्रकार का है, उसमें रीतिकाल भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक तरह का पुनरुत्थान काल है। इस युग में ज्ञान संग्रह के रूप में अनेक विषय से संबंध ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनमें ज्योतिषी, सामुद्रिक शास्त्र, रमल शास्त्री होत्र, काम शास्त्र, राजनीति, पाक शास्त्र, सुरापान, संगीत शास्त्र आदि का निरूपण भी हुआ है। कहने का अभिप्राय यही है कि इस काल में जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें विविध प्रकार का साहित्य मिलता है, जिसमें ज्योतिषी भी है, सामुद्रिक भी है, संगीत शास्त्र भी है, सुरापान, ये जो ऊपर बताए गए मैंने नाम गिनाए थे, उन अनेक तरह का साहित्य हमें इस काल में दिखाई देता है। नंबर 17 पे है वर्णन शैली या रीति कवि का व्यक्तित्व। अब देखिए, अलग तरह की ये कलात्मकता तो इस साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है ही, फिर भी इनमें जो व्यक्तित्व है, वो रीति कवि का जो व्यक्तित्व हो, वर्णन शैली उनकी बहुत ही विशिष्ट रही है। जैसे एक जगह पर हमें जानन हो ज्योतिष पुराण और वेदक को, जोरी जोरी आखर कवितन को उचरो, कि किस तरह से वो अनेक तरह का उनकी जो शैली है, जो शैली में जो कलात्मकता है, वर्णन शैली अधिक उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। अगली जो विशेषता है वो यथार्थ जीवन के प्रति दृष्टिकोण, यानी उनका जो जीवन दर्शन है वो यथार्थ परक है। 18वीं जो विशेषता है, डॉक्टर भागीरथ ने इन कवियों को यौवन तथा बसंत के कवि कहा है। उसे मस्ती से मदमाता जीवन दर्शन भी कह सकते हैं, यानी रीतिकाल का जो जीवन दर्शन है वो मस्ती से भरा हुआ जीवन दर्शन है, जहाँ जीवन को ऐसा विश्राम स्थल समझा गया है कि सब प्रकार की दौड़ धूप से शांत होकर नारी के अंचल की मधुर छाया में या मदिरा के चस्कों में उड़ेल दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। 19वीं जो प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है वो लगता है रागात्मक प्रवृत्ति है। भक्ति काल में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही जीवन मार्गों पर चलने वाले साहित्य की रचना हुई, परंतु रीति काल में जो एक तरह से हमें लगता है रागात्मक वृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग को ही अपनाया गया है, अर्थात पूरी तरह से यथार्थ या रागात्मक वृत्ति ही उनकी कविताओं में है। शौकिया तथा परकिया दोनों प्रकार की नायिकाओं के माध्यम से जिस लौकिक प्रेम अथवा रागात्मक वृत्ति की कविता रची गई है, उसमें वैराग्य भाव या निवृत्ति मार्ग तो नगण्य दिखाई देता है, यानी वैराग्य नहीं है, भौतिकता ज्यादा दिखाई देती है, निवृत्ति का मार्ग नहीं है। अगली जो विशेषता है 20वीं उनकी प्रवृत्ति है वो ब्रज भाषा की प्रधानता है, यानी मुख्यतः हमें दिखाई देता है कि इस काल के जो कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा को अपनी कविता के लिए चुना है। फिर 21वीं जो प्रवृत्ति है मुक्तक काव्य शैली की प्रधानता। काव्य का जो रूप है वो मुक्तक रूप है, पहले भी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से जो काव्य के तीनों रूप होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक, तो मुख्यतः इन्होंने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। नक्शिक वर्णन भी इनमें है, क्योंकि रीतिबद्ध साहित्य जो अगली विशेषता है 22वीं नक्शिक वर्णन है कि नायिका का जो चित्रण भी करते हैं, नायिका का जो वर्णन करते हैं, नक्श से लेकर शिक तक का वर्णन इनकी कविताओं में दिखाई देता है। एक विशेषता जो 23वीं विशेषता हम देखते हैं वो है फारसी काव्य शैली का प्रभाव। जो फारसी की जो काव्य शैली है उसका प्रभाव हमें इनकी कविताओं में प्रतीत होता है। और अगली जो विशेषता है हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण। अब देखिए कि काव्य के क्षेत्र में
इस काल के अंदर एक विशेषता हमें ये भी दिखाई देती है कि कविता के साथ साथ हिंदी गद्य साहित्य का भी इस काल के अंदर निर्माण हुआ है। रीतिकाल में गद्य लेखन का कार्य भक्ति काल की अपेक्षा अधिक हुआ है। इस युग में प्राप्त ब्रज और राजस्थानी का गद्य निश्चित ही समृद्ध और प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इस काल में खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी और मैथिली में भी गद्य लेखन का कार्य अधिक हुआ है। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक निर्माता, अब देखिए, इंसान लाखां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल तथा उसके पूर्ववर्ती लेखक राम प्रसाद निरंजनी रीति युग की ही देन थे। जैसे हम जब आधुनिक गद्य में जब चर्चा करते हैं गद्य के विकास में, तो इन लोगों की चर्चा करते हैं जो गद्य का जिन्होंने विकास किया। तो ये जो सभी कवि या ये जो गद्य के साहित्यकार हैं, वे रीतिकाल की ही देन माने जाते हैं। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि रीतिकाल को आधुनिक हिंदी गद्य के विविध रूपों का प्रस्फुटन काल भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ये मानना पड़ता है कि रीतिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां भौतिकतावादी दृष्टिकोण से युक्त हैं, जिनमें श्रृंगारिकता, आत्म प्रदर्शन, विलासता तथा जिजीविषा की भावना देखी जा सकती है। रीति निरूपण की अर्थात आचार्यत्व की पद्धति प्राप्त करने की स्पर्धामूलक प्रवृत्ति भी इस काल के कवियों में प्रबल है। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य को केवल फुटपाथ लिटरेचर नहीं कहा जा सकता, जैसे कि अक्सर कई आलोचक कहते हैं कि ये जो लिटरेचर है रीतिकाल का फुटपाथ लिटरेचर है, ऐसा नहीं कह सकते। उनके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता सदा बनी रहेगी। और इस तरह से आज हमने रीतिकाल की जो सामान्य विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां थी उन पर विस्तार से चर्चा की है। आगे हम रीतिकालीन जो कवि हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।